नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। आज की रात कयामत की रात है। कल झारखंड के 1211 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। तमाम उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर हुए मतदान की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटों की काउंटिंग सबसे पहले पोस्टल बैलेट में पड़े वोटिंग की होगी। सभी जिलों के स्ट्रांग रूम में तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारियों के लिए मतगणना के संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए हैं। सभी पदाधिकारियों को निर्धारित मतगणना हॉल में सुबह 6:30 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति होती है तो उसकी जगह अन्य कर्मियों को सुबह 7 बजे तक तैनात किया जाएगा। प्रत्येक राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरे राउंड की गिनती आरंभ की जाएगी। इसके लिए स्ट्रांग रूम के प्रभारी पदाधिकारी को सुबह 5 बजे तक उपस्थित रहना आवश्यक होगा। सभी आवश्यक जांचों के बाद सुबह 5:30 बजे स्ट्रांग रूम का सील खोला जाएगा। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में ईवीएम को मतगणना हॉल में लाया जाएगा। पहले राउंड की मतगणना के परिणाम सुबह 9:30 बजे तक आने की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले तोरपा विधानसभा सीट के परिणाम की घोषणा होने की उम्मीद है, जहां 13 राउंड में मतों की गिनती की जाएगी। वहीं धनवा, पौड़ियाहाट, नाला, सिमरिया और बोकारो विधानसभा सीटों के परिणाम सबसे आखिरी में आएंगे, जिनकी मतगणना 24-24 राउंड में की जाएगी। इसी प्रकार मतगणना की प्रक्रिया में विभिन्न विधानसभा सीटों के परिणामों की घोषणा क्रमशः निर्धारित समय के अनुसार की जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई जानकारी और सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 में से 11 जिलों में विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता नहीं खुलने का दावा किया है। वहीं शेष 13 जिलों में बेहद नजदीकी संघर्ष की स्थिति बताई गई है। रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में 81 में से 59 विधानसभा सीट पर जीत के साथ इंडिया गठबंधन की दोबारा सरकार बनने जा रही है। झामुमो का दावा है कि कई जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिन 59 विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया है, झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2 चरणों में शांतिपूर्ण मतदान लोकतंत्र की जीत है, लेकिन जिस तरह से शहरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, यह ठीक नहीं है। जो शहरी मतदाता जन समस्याओं को लेकर ज्यादा मुखर होते हैं, उनका मतदान के लिए घर से नहीं निकलना ठीक नहीं है। झारखंड चुनाव के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि अब झारखंड में भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग कर झारखंड एक समृद्ध, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा। झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं आभारी हूं झारखंड की जनता का, यहां के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अद्भुत स्नेह और प्यार दिया है। बस मन में यह भाव है कि पीएम के नेतृत्व और मार्गदर्शन में झारखंड बढ़े और प्रगति करे। यह अमीर धरती है, यहाँ से गरीबी पूरी तरीके से मिटाई जा सकती है। मैं झारखंड से अंतरात्मा से जुड़ गया हूँ। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी झारखंड की जनता की जो सेवा हो सकेगी करने का प्रयत्न करेंगे। इस अद्भुत प्रेम के लिए जनता को बारंबार प्रणाम, जोहार।
झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। कई संस्थाओं द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा काफी उत्साहित नजर आ रही है। इसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया भी दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना जताए जाने से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बरहेट में भी अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रशासन को भी निश्चित रूप से बधाई देता हूं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बार बार जो शिकायतें आई उससे लगा कि मुख्यमंत्री डरे और सहमे हुए हैं। बरहेट का रिजल्ट चौंकाने वाला आएगा। बरहेट में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता काफी कम हुई है। इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि उनके जो पहले प्रभारी रहे वे जेल में बंद रहे। उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का मामला है। वहां पर अवैध खनन करवाए हैं। ऐसे व्यक्ति वहां घूम घूम कर चुनाव के दिन में पैसे बांट रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। AK-47 वाले राइफलधारी गार्ड को लेकर के घूम रहे हैं, जबकि चुनाव के दिन क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति वहां घूम नहीं सकते हैं। यह पूरी तरह से निषेध है। सबको पता है, वहां से बार बार से शिकायतें आती रही हैं। इस अवसर पर मतदाताओं का आभार प्रकट करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। मजबूत सरकार और विकसित झारखंड बनाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में भाजपा के कई राष्ट्रीय नेताओं ने चुनाव प्रचार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 विशाल सभा के साथ एक रोड शो भी हुआ। झारखंड जैसे छोटे राज्य में देश के प्रधानमंत्री अगर इतना समय दे रहे हैं तो यह राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने और झारखंड के लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित कई नेताओं की सभा झारखंड में हुई, जो एक लंबी फहरिस्त है। झारखंड के चुनाव प्रभारी और भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी कई सभाएं की। झारखंड के कार्यकर्ताओं ने भी नेताओं के साथ खूब मेहनत की। बाबूलाल मरांडी ने इन सभी का आभार जताया है। बढ़ते हैं बिहार की तरफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक कड़े मार्ग स्थित संकल्प से ग्रामीण कार्य विभाग की 8,837.77 करोड़ रुपए लागत की 6,199 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अंतर्गत 6,509.93 करोड़ रुपए लागत की 4,390 योजनाओं का कार्यारंभ किया और 2,327.84 करोड़ रुपए लागत की 1,809 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कई पथों और पुलों का उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और सुगम होगा। उन्होंने आज के इस कार्यारंभ और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन योजनाओं का कार्यारंभ किया गया है उन सभी पथों और पुलों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैसे सभी पथों और पुलों जिनका उद्घाटन किया जा रहा है उन सभी पथों का नियमित निरीक्षण करते हुए उनका सतत मेंटेनेंस सुनिश्चित करें ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के अन्य सभी पथों और पुलों की सतत निगरानी करते हुए उनका नियमित मेंटेनेंस भी सुनिश्चित करें। पटना में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर ग्राम रक्षा दल सह
पुलिस मित्र ने जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। हालांकि कार्यालय के सामने मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र संघ के अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया कि अपनी मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हम सभी जदयू कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठने जा रहे थे, लेकिन हमें वहां से हटा दिया गया। साल 2012 से ग्राम रक्षा दल नौकरी स्थायी करने और वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है। सरकार से उन्हें आश्वासन भी मिला था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद भी आज तक उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। भागलपुर के जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। डीएम सबसे पहले ओपीडी, पैथोलॉजी जांच घर, निबंध काउंटर, दवा स्टोर रूम, शिशु एवं महिला वार्ड सहित सभी फैकल्टी का गहन निरीक्षण करने पहुंचे। उसके बाद अस्पताल में आए मरीजों से फीडबैक भी लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से संबंधित मरीज के प्रिस्क्रिप्शन पर ओपीडी में चिकित्सक के द्वारा जितने भी प्रकार की जांच लिखी जाती है, क्या वह सभी जांच होती है या नहीं, इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसको लेकर भी जानकारी ली। इस संबंध में बताया गया कि अस्पताल के गेट पर मरीजों के पुर्जा की जांच की जाती है और देखा जाता है कि सभी प्रकार की जांच की गई है या नहीं, उन पर टिक लगाया जाता है। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हरे रंग के कलम से ही टिक लगाए जाने चाहिए और यह ध्यान रखें कि वे सभी जांच कराने के बाद ही अस्पताल से बाहर जाएं। एक भी जांच बिना कराए बाहर न जाए। भागलपुर जिले में युवाओं में नशा का लत को लेकर क्रेज बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण समाज एवं परिवार के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण समाज को नशा मुक्त बनाने को लेकर लोग काफी चिंतित हैं। इस अहम मुद्दे को लेकर वार्ड नंबर 21 में वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, समाज सेवी कमल जायसवाल और जोगसर थाना प्रभारी के नेतृत्व में नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर मोहल्ले वासियों के साथ एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में समाज के लोगों ने भी सुंदर, सभ्य और स्वच्छ समाज को बनाने को लेकर मोहल्ले वासियों से अपनी एकजुटता दिखाई और नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर अपनी अपनी सहमति भी जताई। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। इंदौर में केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद देश भर में जीएम बीज और उनके उत्पाद को भारत में आने से रोकने के लिए शुक्रवार को भारतीय किसान संघ ने देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंपे। इस कड़ी में किसानों के दल ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी को ज्ञापन सौंपकर जीएम बीजों पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। दरअसल भारतीय किसान संघ ने देश भर में जीएम बीज यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का विरोध शुरू कर दिया है, जहां शुक्रवार को देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंपकर जीएम बीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। इससे पहले सोमवार को भारतीय किसान संघ ने सभी सांसदों को ईमेल कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी। किसान संघ के प्रांताध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने बताया कि जीएम बीज देश में आवश्यक नहीं है। यह रासायनिक खेती पर्यावरण और किसानों के लिए हानिकारक हो सकता है। जीएम फसलों के कारण जैव विविधता में गिरावट आ सकती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है। बीटी कपास, बीटी बैगन इसका उदाहरण है। यह किसानों को नुकसान पहुंचा चुका है। इसके चलते कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली है। जीएम नीति पर केंद्र सरकार अपने स्तर पर चर्चा करे और तुरंत रोक लगाए ताकि इस बीज पर राष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके। यदि हमारी मांग नहीं मानी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसे लेकर आज देश भर में सांसदों के पास पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने जीएम बीज को प्रकृति के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि इस मामले में वे
स्वयं कृषि मंत्री से बात करेंगे और इन बीजों पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी उठाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पत्नी कौशल्या देवी साय और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने राजधानी के मैग्नेटो मॉल पहुंचे। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थी। मुख्यमंत्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इतिहास के भयावह सत्य को उजागर करने का सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। मैं दर्शकों से अपील करना चाहता हूं कि पूरे परिवार के साथ यह फिल्म देखें। नई पीढ़ी को हमारे इतिहास की इस दुखद घटना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी उनके साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त तत्वाधान में नवा रायपुर में गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर हुए विचार विमर्श के दौरान वक्ताओं ने कहा कि सुशासन के लिए जन भागीदारी जरूरी है। इसके जरिए कठिन से कठिन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 150 प्रतिनिधि सहित छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी भाग ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बिटकॉइन घोटाले के खुलासे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बिटकॉइन मामले में जिसके तार महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में भी कार्यवाही हुई है और इस मामले में अब बघेल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। संजय श्रीवास्तव ने पुरजोर मांग की कि बिटकॉइन घोटाले मामले में भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता अपनी भूमिका पर प्रदेश की जनता को जवाब दें। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने गुरुवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस ब्रीफ को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में लंबे समय तक महत्वपूर्ण पदों पर रही एक नेत्री ने एक्सपोस्ट कर यह पूछा है कि बिटकॉइन मामले में लिप्त जिस गौरव मेहता के यहां छत्तीसगढ़ में कार्यवाही हुई है, उसके पूर्व सीएम भूपेश बघेल से क्या संबंध थे। महादेव ऐप मामले में तो यह स्पष्ट ही हुआ है कि कांग्रेस सरकार में आर्थिक मामलों के तार अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में बिटकॉइन घोटाले का यह खुलासा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को, खासकर भूपेश बघेल को इसका जवाब देना चाहिए। श्रीवास्तव ने कहा कि इस मामले में जो ऑडियो टेप सामने आया है उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की बातचीत भी है। अगर इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष इन्वॉल्व हैं और अपराध करने वाला छत्तीसगढ़ में है, तो यह क्यों न माना जाए कि इसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस और इस प्रकार के कार्यों में महारत रखने वाले भूपेश बघेल इन्वॉल्व हैं। इससे पहले भी राज्य में कांग्रेस की भूपेश सरकार द्वारा अन्य चुनावी राज्यों में कांग्रेस को भ्रष्टाचार के रुपयों से फंडिंग करने के तथ्य सामने आ चुके हैं। भ्रष्टाचार के हर आरोपी के साथ छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। फिर वह सौम्या चौरसिया हो, समीर बिश्नोई हो, एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर हो या कोई और। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री श्रीवास्तव ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश साक्षी है कि कांग्रेस की भूपेश सरकार किस तरह अनेक गंभीर आर्थिक आपराधिक मामलों में लिप्त रही है।
बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह की 86वीं जयंती पर आज जिला अध्यक्ष गोपाल यादव की अध्यक्षता में जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के सदर विधायक जय किशन साहू के साथ दर्जनों समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाजीपुर के ब्रह्मऋषि विश्वामित्र स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में फल वितरण किया। इस दौरान मरीजों से उनका और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का हाल भी जाना। मरीजों ने सपा विधायकों और नेताओं को वहां पर मिल रही सुविधाओं के साथ कमियों को भी बताया। इस अवसर पर जंगीपुर सीट से सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि इस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की नींव समाजवादी पार्टी सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डाली थी और उनका पत्थर यहां देखकर उन लोगों को बहुत हर्ष हो रहा है, लेकिन साथ ही वह भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमले से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि ये लोग कोई भी जनहित के कार्य नहीं कर रहे हैं। इस अस्पताल में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं और इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है। उन्होंने भाजपा सरकार पर गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के साथ अनदेखी का भी आरोप लगाया और बीते उपचुनाव में शासन और प्रशासन के निर्देश पर धांधली के भी आरोप लगाए। वहीं सदर विधायक जयकिशन साहू ने धरती पुत्र मुलायम सिंह की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बीजेपी पर व्यंग्य के तीर भी चलाए। कानपुर देहात के जिलाधिकारी आलोक सिंह किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। इसके चलते डीएम और खाद्य विपणन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। अकबरपुर स्थित धान क्रय केंद्र, ब्लॉक सरवनखेड़ा स्थित जिठरौली धान क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मानक के नाम पर अनावश्यक किसानों की उपज को रिजेक्ट न करें और जमीनी स्तर पर अधिकारी किसानों को गांव-गांव जाकर जागरूक करें। किसानों से उनकी उपज की खरीद में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की दिव्यता भव्यता के साथ ही नव्यता का दर्शन अब संगम की रेत नगरी में होने लगा है। संगम क्षेत्र को कुछ खास अनोखे अंदाज में सजाया बसाया जा रहा है। वहीं संगम की पौराणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महत्व के साथ हिंदू आस्था से जुड़े देवी देवताओं के मंदिरों को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है, जिससे महाकुंभ में आने वाले लगभग 40 करोड़ स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, पर्यटकों को यह महसूस हो कि केंद्र और राज्य सरकार ने हिंदू सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा, विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज के संगम क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समूचे प्रयागराज शहर को एक मनोरम आधुनिक लुक देने की दिशा में कोशिश चल रही है। प्रयागराज शहर और संगम क्षेत्र के तरफ चारों दिशाओं से आने वाले हाईवे सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और लाइटिंग आदि का कार्य किया जा रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी स्थान संगम और किला घाट के बीच में बनारस काशी के घाटों की तर्ज पर स्थायी विशाल भव्य स्नान घाट का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। राजस्थान के धौलपुर के पिंक स्टोन और मिर्जापुर के सैंड स्टोन से बने घाट की छठा काशी के गंगा घाटों को याद दिला रही है। स्थानार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बैठने के लिए काशी की तर्ज पर इस तरह के गोल गुंबज बनाए गए हैं। स्टील रेलिंग और सीढ़ियों पर पिंक सैंडस्टोन लगाकर तरसा गया है। वीवीआईपी स्नान घाट के प्रवेश द्वार को भी बड़ी भव्यता से तैयार किया जा रहा है, जिसमें पिंक स्टोन पर नक्काशी वाले पत्थरों को लगाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।